सबका स्वागत है ट्विटर पर स्पेस कार्यक्रम में, जहां आज एनसीएलटी में फॉर्म भरने को लेकर के जानकारी देने के लिए हमारे बीच में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कुमार मिहिर जी हैं। हम कुमार मिहिर जी के पास जाएंगे और हम कुछ सवाल भी लेंगे लोगों के, क्योंकि कई सारे सवाल लोगों के जहन में है जिसका वो जवाब जानना चाहते हैं। तो कुमार मिहिर जी का स्वागत है। और वो सुबह से लगातार घर खरीदारों के बीच थे, आज पूरा दिन वो लगे रहे और हम लोग थैंकफुल हैं कि वो इतना वक्त हम लोगों के लिए दे रहे हैं। सर, एक सवाल है बहुत लोगों का कि सर फॉर्म कैसे भरें। ये सवाल जो है बहुत, तो इस पर कृपया एक बार और फिर से आप बता दीजिए लोगों को। अगर आप चाहेंगे तो मैं फॉर्म लेकर के मैं आपको ये बता सकता हूँ किसके बाद क्या क्या है लिखा हुआ उसमें। हाँ, वो अच्छा रहेगा मेरे जी। देखिए, जहाँ तक फॉर्म की बात है, मैंने सुबह भी बताया था जी, ये फॉर्म जो है ये इसलिए हम नहीं भर रहे कि हमको फ्लैट का पोजीशन चाहिए या रिफंड चाहिए या रजिस्ट्री करानी है। ये फॉर्म सिर्फ हम इसलिए भर रहे हैं क्योंकि हमको अभी ये बताना है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को कि हमारी सुपरटेक के लिए देनदारी इतनी है और मतलब सुपरटेक को हमको इतने पैसे हमारे करता है सुपरटेक, और इसलिए हमारा जो वोटिंग राइट होगा टीओसी में वो उसका फाइनेंशियल वैल्यू इतना है। तो इसलिए अभी सिर्फ इसलिए हम क्लेम कर रहे हैं, और क्योंकि क्लेम फाइल करने के बाद हमारे क्लेम के बेसिस पे जो आरपी है वो डिसाइड करेगा, जब सीओसी बनाएगा तो हमको उस हिसाब से जो भी हमारा क्लेम वो एडमिट करेगा उसके हिसाब से वोटिंग राइट एलोकेट करेगा। तो अभी हम सिर्फ इसलिए क्लेम फाइल कर रहे हैं। जहां तक फॉर्म की बात है, फॉर्म बहुत, मैंने सुबह भी बताया था, जैसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, फॉर्म बहुत सिंपल है। दो तरीके से फॉर्म आ रहे हैं। मुझे ट्विटर पे भी बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा है कि हम क्या करें, हम उनके जो उन्होंने पोर्टल बनाया उस पे फाइल करते हैं, ईमेल करते हैं, दोनों करते हैं। तो उसमें आपको कोई वैसी बात नहीं है। अगर पोर्टल पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप ईमेल कर दीजिए, आप चाहे दोनों कर दीजिए। आइडिया इज कि आपका क्लेम आरपी के पास पहुंच जाना चाहिए। तो वो आपको जो भी सुविधा हो रही है उस हिसाब से आप क्लेम फाइल कर दीजिए। अब जो फॉर्म की बात आती है मेहर जी, तो उसमें क्या है कि फॉर्म बेसिकली हम लोगों ने सुबह कॉलम वाइज फॉर्म में देखा था क्या क्या भरना है। फॉर्म में 2 पेज है बेसिकली। एक पोर्शन उसका डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन में आपको क्लेम अमाउंट डालना है और जो डॉक्यूमेंट रिलाई कर रहे हैं वो डालना है, और उसके बाद आपको क्लेम। हाँ सर, एक सवाल है, हमें जो फॉर्म भरना है, जो घर खरीदार है, वो फॉर्म है फॉर्म सीए जी। तो सर इसमें जो इंफॉर्मेशन जो मांगे जा रहे हैं, मैं एक बार यहाँ पर पढ़ भी देता हूँ उसको। तो शुरू होता है फ्रॉम नेम एंड एड्रेस ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स including address of its registered post office and principal post office to the interim resolution professional subject submission of claim and proof of claim. राइट सर, उसमें पहला है रिलेवेंट पार्टिकुलर्स में नेम ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर। फाइनेंशियल क्रेडिटर जो है वो फाइनेंशियल क्रेडिटर है जो भी अलॉटी है, जो होम बायर है, जिनके नाम पे अलॉटमेंट है वो फाइनेंशियल क्रेडिटर है। अगर सिंगल फाइनेंशियल क्रेडिटर है तो सिंगल का नाम लिखे, अगर दो अलॉटी है तो दोनों का नाम लिखे, क्योंकि दोनों ही फाइनेंशियल क्रेडिटर माने जाएंगे। अच्छा, तो अगर जिनके अलॉटी है वो दोनों अलॉटी का नाम इसमें लिखेंगे। हाँ, दोनों का नाम लिखे। अगर सिंगल है तो सिंगल का नाम। ओके सर उसके नीचे जो दूसरा है वो कहता है आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर। आइडेंटिफिकेशन इसमें इफ एन इनकॉर्पोरेटेड बॉडी प्रोवाइड आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड प्रूफ ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये क्या होगा सर? देखिए, उसमें जब आप फॉर्म के एंड में नेक्स्ट पेज में जाएंगे ना, टेबल के एंड में, तो इसमें स्टार मार्क करके दिया हुआ है पैन नंबर, आधार नंबर, पासपोर्ट नंबर या फिर वोटर आईडी कार्ड नंबर, कोई भी ऐसा नंबर जिससे
आप ये पहचान कर सकें कि जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है वो वही आदमी है जिसका जो क्लेम भर रहा है या जिसका फ्लैट के ऊपर राइट है। तो आइडियली हम पैन नंबर और आधार नंबर डाल देते हैं, उसकी कॉपी भी लगा देते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार और सॉरी सर, एक और चीज है जी, अगर इसमें कोई मान लीजिए कोई कंपनी है जिसके नाम पे किसी ने कंपनी के नाम पे खरीदा हुआ है या किसी ने पार्टनरशिप के नाम रजिस्टर्ड पार्टनरशिप के नाम पे खरीदा हुआ है, तो उनका जो रजिस्टर जैसे कंपनी है तो कंपनी का कोई सिन नंबर होगा वो डालना होगा आपको। तो जो भी आपका आइडेंटिफाई करने में आपको आरपी को आइडेंटिफाई करने में आसानी करे वो नंबर आपको डालना है। और ये क्या थर्ड, इसमें एड्रेस ईमेल एड्रेस ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर फॉर कोरेस्पॉन्डेंस, इसमें क्या डालना है सर? इसमें जो भी होम बायर है उनको अपना एड्रेस डालना है, अपना एड्रेस डालना है, अपना फोन नंबर चाहे तो डाल ले, अपना ईमेल आईडी डाल ले। अपना ईमेल आईडी ध्यान से भरिएगा क्योंकि आपका ईमेल आईडी जो है उसी पे आपको मीटिंग एजेंडा सर्कुलेट होगा, उसी पे आपको आपका मिनट्स ऑफ मीटिंग मिलेगा, उसी पे आपको आपका ई वोटिंग का लिंक मिलेगा। तो इस कॉलम में आपको अपने एड्रेस भरना है, फोन नंबर डाल दीजिए, ईमेल आईडी दे दीजिए। जिस एड्रेस पे आरपी आपसे कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकता है। बात मुझे पूछना था छोटा सा, ये बहुत छोटा स्पेस है, पूरा इन्फॉर्मेशन कैसे आप डाल पाएंगे? वो तो आप कॉलम बड़ा कर लीजिए, तो टाइप कर दीजिए, वो तो आपके हाथ में है ना। ओके सर, ठीक है, टाइप कर लीजिए इसको। तो यानी कि हम ऑनलाइन इस फॉर्म को फिलअप करके और उसके बाद फिर प्रिंट आउट निकालें इसका? आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए फिर। और सर चौथा पॉइंट है टोटल अमाउंट ऑफ क्लेम इन रुपीज, क्या अमाउंट क्लेम का? देखिए अमाउंट जो है वो पैसा है जो आपने सुपरटेक को दिया है, ठीक है। वो प्रिंसिपल अमाउंट है, उस पे वो उन्होंने जो अपने वेबसाइट पे है उस पे लिखा है कि 8% हम इंटरेस्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर किसी के पास कोई अग्रीमेंट है जिसमें वो 8% से ज्यादा सुपरटेक ने माना था कि आपकी लायबिलिटी 8% से ज्यादा है, तो 8% से ज्यादा क्लेम करे इंटरेस्ट। जैसे कुछ के रेरा के ऑर्डर हैं, कुछ के कंज्यूमर फोरम्स के ऑर्डर होंगे किसी के पास, तो वो सारा इंटरेस्ट जो भी मिनिमम 8% ऐड करिए। 8% से ज्यादा कोई इंटरेस्ट अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें सुपरटेक ने माना है या उनकी लाइबिलिटी है, कोर्ट ऑर्डर हो या कोई और अग्रीमेंट हो, तो वो जो भी हायर अमाउंट है वो मानिए। जहां तक कुछ लोगों ने कहा है कि इसमें सर्विस टैक्स ऐड करें नहीं करें, आइडियली तो नहीं करना चाहिए, बट अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपने जो टोटल पैसा डाला है उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दे दीजिए उनको, आरपी को। आरपी फिर आपको बताएगा कि आपका टोटल अमाउंट वो एडमिट कर रहा है या रिड्यूस अमाउंट एडमिट कर रहा है। तो व्हेन इन डाउट आप प्लीज अपना जो आपके हिसाब से ज्यादा अमाउंट बनता है वो अमाउंट भर के भेज दीजिए उनको। सर एक छोटा सा इसमें मैं पूछना चाहूंगा कि टोटल अमाउंट, एक बात, एक एग्जांपल मान लेते कि मान लीजिए कि मैंने 18 लाख रुपए में फ्लैट खरीदा हुआ है सुपरटेक से, ठीक है, और मैं इस फ्लैट में रह रहा हूँ और मेरी रजिस्ट्री नहीं हुई है, तो मुझे क्लेम फाइल करना है। मैं 18 लाख पर मैंने 2010 में अगर बुकिंग कराई है तो मैं कितने का क्लेम डाल सकता हूँ? एग्जाम्पल के लिए बस मैं कर रहा हूँ इसको, ताकि लोग अगर आपने 18 लाख रुपए टोटल सुपरटेक को देना था आपको बीबीए के हिसाब से, वो दे चुके हैं, तो आप 18 लाख रुपए दें। अगर आपका बीबीए साइलेंट है, आपके पास कोई ऑर्डर नहीं है, तो उस पे आप 8% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से कैलकुलेट करके 8, यानी इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर किसी ने 18 लाख दिया हुआ है 2010 में, तो वो 2010 से उसको 2021 तक का कैलकुलेट करके देगा सर अमाउंट, या फिर वो जब उसने फाइनल पेमेंट किया है उस दिन से कैलकुलेट करेगा उस अमाउंट को? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? मेरे
सुनील जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? अभी आ रही है मेरी आवाज? Hi, me sir. My name is KC Madhukar. Can I ask a question? Okay, let's just finish first this form, sir, and then we can take questions if that's okay with you. Okay. Okay, I think it is getting connected. So आपको जो भी आपने लास्ट पेमेंट की है या अगर आपने ट्रांचेस में पेमेंट की है तो आप उस हिसाब से उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आप मांग लीजिए. देखिए, आपका जो भी क्लेम अमाउंट है उसके बाद उस क्लेम पे आरपी हैज टू वेरीफाई दैट एंड आरपी हैज टू एडमिट इट. इफ ही फील्स दैट आपने ज्यादा मांग लिया है तो वो आपको कहेगा कि मैं इतना हायर अमाउंट नहीं एडमिट कर रहा हूँ, आपका मेरे हिसाब से आपका इतना क्लेम बनता है, मैं इतना एडमिट कर रहा हूँ. तो वो आपको फिर इन्फॉर्म करेगा कि क्यों आपका लेसर अमाउंट एडमिट कर रहा हूँ. तो वो कोई प्रॉब्लम, व्हेन इन डाउट एज आई सेड यू क्लेम द हायर. यानी कि सर अगर डाउट हो, सबके लिए क्लियर है कि अगर आपको डाउट हो तो आप ज्यादा अमाउंट उसमें क्लेम कर सकते हैं. अगर उनको आईआर को दिखेगा कि इसमें अमाउंट कम करना है तो वो उस अमाउंट को आपको बोलेंगे कि आप कम कर सकते हैं, है ना सर? हाँ, वो आपका एडमिट अमाउंट कम कर देगा कि आपकी लायबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है आपके आगे. आपकी लायबिलिटी मतलब आपका जो सुपर टेक की लायबिलिटी है आपके लिए वो इससे कम अमाउंट की है. तो उस हिसाब से वो आपका वोटिंग राइट डिसाइड करेंगे. उसके अगले में डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय रेफरेंस टू व्हिच द डेब्ट कैन बी सब्सटेंशिएटेड. देखिए, ये जो है ये बेसिकली आपको जो भी डॉक्यूमेंट है आपके पास जिसके बेसिस पे आप अपना डेट सब्सटेंशिएट कर सकते हैं. मतलब बेसिकली जैसे आपका पहला डॉक्यूमेंट होगा जो डीबीए होगा आपका या अलॉटमेंट लेटर होगा, जो भी आपका अग्रीमेंट होगा कि सुपर टेक के साथ आपका दुकान के लिए, आपके घर के लिए, वो आपका पहला डॉक्यूमेंट है. उसके अलावा जो आपने पेमेंट की है उसकी पेमेंट रिसीप्ट होंगी. सुपर टेक ने कुछ आपको एक लेटर अमाउंट है, लेटर अकाउंट दिया होगा कि आपका इतना पैसा आ गया है. आपके अपने बैंक स्टेटमेंट्स होंगे शोइंग कि पैसा गया है. या फिर जैसे पोजेशन लेटर होता है, पोजेशन लेटर सुपर टेक ने इशू किया होगा. कोई नो क्लेम या नो ड्यू सर्टिफिकेट इशू किया होगा या और कोई कॉरेस्पॉन्डेंस होगा जिसमें सुपर टेक ने माना होगा कि भाई आप सुपर टेक के बायर हैं, चाहे वो कमर्शियल के हो चाहे रेजिडेंशियल के हो, और इतना पैसा आपकी तरफ से सुपर टेक को गया है. तो ये सारे जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट का डिटेल इसमें भर दीजिएगा. ओके सर नेक्स्ट पर आते हैं. Any mutual credit, mutual debts, or other mutual dealings between the corporate debitor and the creditor will be set off against the claim. देखिए, वो आपके क्लेम के अगेंस्ट अगर सुपरटेक को आपसे कुछ सेटलमेंट करना है या सुपरटेक को आपको कुछ पैसा देना था, आपको अगर मान लीजिए उसने फ्लैट दे दिया है और फ्लैट आपके कब्जे में है, आपको कहीं उसने कहीं एडजस्ट किया हो या आपका कम फ्लैट का हो ज्यादा, तो वो आपका कहीं सेट ऑफ, जिसको सुपरटेक का अगेंस्ट आपके अगेंस्ट कोई क्लेम बनता है उसको सेट ऑफ कर सकते हैं. तो वो डिटेल भरता है. मेरे ख्याल से 99% होम बायर के अगेंस्ट कोई सेट ऑफ होता नहीं है. यस सर. क्योंकि आपका तो बेसिकली आपने फ्लैट आपने घर दिया, पैसे दिए, आपको घर मिलना था, तो उसमें कोई सेट ऑफ वाली बात होती नहीं है. तो इसमें आप अगर आपके केस में ऐसा कुछ नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल नहीं है. ओके सर अगेन मिहिर गौतम जी एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी सवाल करें उसके बाद अपने माइक को म्यूट कर लें, क्योंकि आवाज इको हो रही है. ठीक है सर, बिल्कुल सर. उसके बाद 8वां सवाल है, डिटेल्स ऑफ एनी सिक्योरिटी हेल्ड, द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी एंड द डेट इट वाज गिवन. ये जो डिटेल कॉलम है ये बेसिकली सिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के लिए होता है, लेकिन होम बायर्स की जो सिक्योरिटी है वो उनका फ्लैट है. क्योंकि सेक्शन 11 रेरा का कहता है कि भाई आपका अगर किसी फ्लैट के अगेंस्ट बेच दिया है तो बिल्डर उस पर कोई और आपके फ्लैट पे कोई और चार्ज क्रिएट नहीं कर सकता. तो आप इसमें अपने यूनिट्स की डिटेल भर दें कि आपका ये फ्लैट है, आपका ये यूनिट नंबर है, जो भी है,
अगर आपका शॉप है तो शॉप का ये यूनिट नंबर है, या ऑफिस स्पेस है तो उसका ये यूनिट नंबर है। तो वो आप डिटेल डाल दें। अगर नहीं भी आप डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने पहले ही डिटेल रख चुका है। तो ये सिक्योरिटी बेसिकली आपको अपना यूनिट नंबर फिर से डाल के उसमें वही भर के छोड़ दीजिए। Okay, sir. Sir, next, details of the bank account to which the amount of the claim or any part thereof can be transferred pursuant to a resolution plan. देखिए, ये जो है इसमें आपको अपना बैंक डिटेल भरना है। ठीक है, बैंक डिटेल जैसे मैंने सुबह भी बताया था कि बैंक डिटेल आपको इसलिए भरना है कि अगर रेजोल्यूशन प्लान के बाद आपको कुछ पैसा देना मिलना है, चाहे वो जो भी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है वो अपने प्लान में आपको कहता है कि मैं आपको फ्लैट तो दूंगा, मैं आपको डिले कॉम्पनसेशन भी दूंगा, तो वो किस अकाउंट में देगा? तो वो पैसा अगर किसी भी तरह से रेजोल्यूशन प्लान में के हिसाब से आपको कुछ पैसा मिलना है, वो किस अकाउंट में आना चाहिए, वो अकाउंट का डिटेल आपको भरना है। ये बेसिकली 11 महीने बाद का प्रोसेस है, बट डिटेल वो अभी मांग रहे हैं आपसे। तो आपको अपना एक बैंक अकाउंट का डिटेल इसमें भरना है। सर, 10वां सवाल इसमें है, जो पॉइंट भरना है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट अटैच्ड टू दिस क्लेम इन ऑर्डर टू प्रूव द एग्जिस्टेंस एंड नॉन पेमेंट ऑफ क्लेम ड्यू। करेक्ट, बेसिकली इसमें आपको वो सारे डॉक्यूमेंट भरने हैं जो प्रूव करते हैं कि आप फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं सुपरटेक के, और सुपरटेक को आपको इतना पैसा देना है। तो वही आपको डिटेल इसमें भरना है। तो उसमें डॉक्यूमेंट जो डॉक्यूमेंट आप अपने क्लेम के साथ लगा रहे हैं, आपको उस क्लेम का डिटेल इसके साथ भरना है बस। ओके सर। सर, 11वां नंबर पॉइंट है, नेम ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हु विल एक्ट एज द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्रेडिटर्स ऑफ द क्लास। इसमें अगर आपने पब्लिक अनाउंसमेंट पढ़ा था तो उसमें 3 लोगों के नाम दिए थे उन्होंने, कमलेश तनेजा, अनिल अंजू अग्रवाल और संजीत कुमार शर्मा। इसमें से किसी का भी आप प्रोफाइल तीनों के वेबसाइट का मतलब तीनों के प्रोफाइल सुपरटेक के वेबसाइट पे आप वो देख लें। आपको जो भी ठीक लगता है उसको आप अपनी तरफ से नॉमिनेट कर दें कि हम चाहते हैं ये ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हो होम बायर्स का। जिसके भी फेवर में किसी को भी डाल सकते हैं, जिसके भी फेवर में सबसे ज्यादा नाम आएंगे, वोट आएंगे, उसको वो AR अपॉइंट कर दिया जाएगा। तो वो रैंडम में आप किसी को भी कर सकते हैं। अगर बाद में आपको लगता है कि ठीक काम नहीं कर रहा है, मेजोरिटी ये सोचती है, तो आप उसको भी चेंज भी कर सकते हैं। तो अभी आपको इन तीनों में से कोई भी एक नाम चुनना होगा और उनका नाम आपको इसमें भर के देना होगा। ओके सर, बस इतना ही इसमें भरने का है, और उसके बाद तो इसके बाद आपके नाम और सिग्नेचर है। रिलेशन विद कॉर्पोरेट डेटर में आप बायर लिख दीजिएगा, और आपको उसका डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है। तो डिक्लेरेशन फॉर्म में आप अपना क्लेम अमाउंट जो आपने पहले भरा है वही अमाउंट और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट भर के इसको साइन करके डॉक्यूमेंट लगा के अगर आप नोटराइज करा सकते हैं तो प्रेफरेबली। अभी हमारे